हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। यानी कल हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनके बारे में बात की थी। यानी अभिकारक होता है, उत्पाद होता है और बीच में जो तीर का निशान होता है जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। यानी हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको संक्षिप्त रूप के अंदर लिखते हैं, उसे हमने रासायनिक समीकरण कहा था। तो अब रासायनिक समीकरण है उसको हम लिखते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो से जुड़ने के लिए, इस लिंक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण की। तो पहला चरण देखो क्या है। पहले चरण के अंदर बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, तीर के निशान को लिखा जाता है और अंतिम में किसे लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। यानी ये बात तो हमने कल कर ली थी ना। कल हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले अभिकारक, यानी हमने कल बात की थी कि इस तीर के निशान के बाईं तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे अभिकारक, और जो दाईं तरफ या नया प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। यही बात की थी। तो यही बात ये पहले चरण के अंदर कह रहा है कि पहले हम अभिकारक को लिखेंगे। यानी लिखने के चरण की बात कर रहे हैं अपने कि समीकरण हम लिखेंगे कैसे। तो पहले हम अभिकारक को लिखेंगे, फिर तीर का निशान और अंतिम के अंदर हम उत्पाद को लिखेंगे। आगे बात समझ में देखो, इस तरह से ये मान लो कि आपका अभिकारक है, ये तीर का निशान यानी ये इस दिशा के अंदर अभिक्रिया चल रही है और अंतिम के अंदर क्या बन गया, बी, यानी उत्पाद बन गया है। पहला चरण तो समझ में आ गया। ये तो नॉर्मली था, यानी इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक पर जाकर वो वीडियो देख लें ताकि अगला वीडियो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। आगे हम बात करें दूसरे चरण की। दूसरे चरण में क्या होता है कि क्रियाकारक या उत्पाद, यानी क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यानी अगर हमारे पास में, यहां पर तो नॉर्मली बात थी कि एक ही अभिकारक था और एक अभिकारक से क्या बन रहा था, एक ही उत्पाद बन रहा था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि दो या दो से अधिक हमारे पास अभिकारक हो, ठीक है, उससे दो या दो से अधिक या एक नया उत्पाद बन रहा है, या एक अभिकारक है वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो उन अभिकारक और उत्पाद वो दो से अधिक बन रहे हैं ना, दो या दो से अधिक बन रहे हैं, तो उनके बीच हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे हम बात करें देखो इस तरह से कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो इन्होंने देखो अभिकारक की संख्या कितनी थी, दो थी, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच क्या लगाया है, प्लस का निशान लगाया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अलग अलग हमें पता चल जाए कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही समीकरण लिखना शुरू करेंगे तो पहले अभिकारकों को लिखेंगे और अभिकारक दो से अधिक या दो से अधिक है तो उनके बीच हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अगर यहां पर ऐसी स्थिति आती कि मान लो कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद है वो भी दो से अधिक होते तो क्या करते हैं हम, जैसे इस तरह से ये तो है एक अभिकारक हमारे पास में HCl। अब हमारे पास में प्रोडक्ट कितने बने, दो प्रोडक्ट बने, तो हमने क्या किया, दोनों प्रोडक्ट के बीच से प्लस का निशान लगा दिया है। तो इस तरह से आप ये बात ध्यान रखना कि दूसरी बात समीकरण
का दूसरा चरण है उसके अंदर हमने क्या बात की कि अभिकारक या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, उनके बीच प्लस का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरे चरण के अंदर देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता और न ही क्षय होता है। ये बात किस नियम के अंदर गई थी, मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूं आपको। ये बात याद नहीं आ रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप रोजाना वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आता रहे, हर टॉपिक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर इसे चेंज किया जा सकता है। मतलब जितनी मात्रा है उतनी मात्रा रहेगी। जितनी मात्रा हम अभिकारक के अंदर लेंगे ना, देखो कि मान लो कि ये A है, ठीक है, इसका मान लो 5 ग्राम द्रव्यमान है, इसका प्रोडक्ट भी बन गया हो तो भी ये 5 ग्राम का ही होगा, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये भी ध्यान रखना आप कि अभिकारकों में जितनी संख्या में परमाणु होंगे उतनी संख्या के अंदर परमाणु क्या होंगे, उत्पाद के अंदर होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। उस नियम से बनाया गया है तीसरा चरण है कि न तो द्रव्यमान निर्मित होता है और न क्षय होता है। क्षय मतलब समझते हो, तो नष्ट करना। तो जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का। यानी पूरी अभिक्रिया के अंदर या पूरी समीकरण के अंदर द्रव्यमान है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आगे बात समझ में, यानी सुरक्षित रहता है। जितना अभिकारक के अंदर लेंगे हम उतना ही क्या होगा, उसके अंदर उतना ही क्या होगा, उत्पाद के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समीकरण की बात करें। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन भी कितने हैं, 2। इधर आ जाओ आप उत्पाद की तरफ, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। अगर यहां से मैं 2 हटा दूं तो हाइड्रोजन 1 रह जाएगा, क्लोरीन 1 रह जाएगा। यहां पर 2 है तो हमारी ये समीकरण या अभिक्रिया है वो गलत हो जाएगी। तो इस नियम के आधार पर समीकरण को संतुलन करना हमने सीखा। अभिक्रियाओं को यानी समीकरण है हमारे पास में, उनको संतुलित किया। तो वो संतुलित किस तरह से होता है, संतुलन का मतलब होता है कि इस तीर के निशान के बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं और दाईं तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो कि इधर कम है, ठीक है, और इधर ज्यादा है तो इधर कोई संख्या लगा घटा या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। समीकरण संतुलन करना है वो हम अलग से टॉपिक करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखना कि समीकरण संतुलन का मतलब ये होता है कि तीर के दाईं और बाईं तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान का मान क्या होता है, बराबर करने के लिए किया जाता है। संतुलन का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो समीकरण संतुलित कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम अगले वीडियो के अंदर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं सारे आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो अभी तक आप ये ध्यान रखना। तो 3 चरण हमारे कंप्लीट हो गए। तो आगे हम बात करते हैं चौथे चरण की, कि दोनों ओर अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। ये बात तो मैंने पीछे बता दिया आपको कि अभिक्रिया को संतुलित करना या संतुलन का मतलब समझते हो कि तीर के निशान के दाएं और बाएं तरफ क्या होने चाहिए, अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और द्रव्यमान, अणुओं की संख्या समान होगी तो द्रव्यमान भी समान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ संख्या को बढ़ा या घटाकर हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो चौथा चरण है ये तो नॉर्मली है, और समीकरण संतुलन करना है उसका अलग वीडियो होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 5वें चरण की हम बात करें तो 5वें चरण के अंदर देखो कि इसके बाद यानी संतुलन के बाद जैसे ही समीकरण है वो संतुलित हो गई, यानी अणुओं की संख्या है दोनों तरफ बराबर होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे,
अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने हेतु, भौतिक अवस्था समझते हो, भौतिक अवस्था समझते हो नहीं कि ये ठोस है या द्रव है या फिर गैस है, उनको बताने के लिए हम समीकरण में क्या लिखेंगे, देखो बताने हेतु उनके कोष्टक में अगर ठोस है अणु यानी पदार्थ है वो ठोस है तो उसके कोष्टक में लिखेंगे स्मॉल एस, स्मॉल एस से हम लिखेंगे, उससे पता चल जाता है कि ये पदार्थ है वो क्या है, ठोस है। अगर द्रव है तो स्मॉल एल, एल फॉर लिक्विड, ठीक है, तो इस तरह से उससे पता चल जाएगा ये पदार्थ क्या है, लिक्विड यानी द्रव है। अगर क्या है पदार्थ गैसीय है तो उसके कोष्टक के अंदर जी लिखा जाता है, स्मॉल जी लिखा जाता है। तो अगर हमने जैसे समीकरण संतुलित हो गई और हमने वो समीकरण लिख दी तो उसके कोष्टक में बताना होगा कि ये ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस समीकरण को देखो आप, कार्बन है, कार्बन की अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, तो इसके कोष्टक में ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी क्या है, गैस है, तो इसके कोष्टक में भी हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। अगर यहां पर मान लो कि किसी समीकरण के अंदर H2O आ जाता, H2O किस अवस्था के अंदर होता है, द्रव अवस्था के अंदर होता है, तो इसके कोष्टक में हम क्या लिखते, स्मॉल एल लिखते। तो जैसे ही समीकरण संतुलित हो गई चौथे चरण तक, पांचवें चरण में हम बात करेंगे कि अभिकारक हो या उत्पाद के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था का पता लगाएंगे। पहले तो की अवस्था है क्या, अगर ठोस है तो उसके कोष्टक में हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे, अगर द्रव है तो स्मॉल एल लिखेंगे और गैस है तो जी लिखेंगे। तो इस तरह से पांचवें चरण तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करें पांचवें चरण कंप्लीट के बाद, उसके बाद ये कहता है कि अगर अभिक्रिया क्या है, उत्कर्मणीय है। उत्कर्मणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में चल रही है, यानी भौतिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन में यही तो हो रहा था, जैसे हम बात करें इसकी, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, जैसे जल है, जल से हमने बर्फ बनाया, ठीक है, और बर्फ वापस किस में बदल गई, जल में बदल गई, यानी कारण हटाने पर वापस पहला पदार्थ बन जाता है। ऐसी अभिक्रिया होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, यानी उनमें होता है भौतिक परिवर्तन होता है। अगर ये कह रहा है कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है या दोनों दिशाओं में होने पर, यानी अगर अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है तो तीर का निशान कैसा होगा, तीर का निशान किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी ये लगाया ना जल और बर्फ के बीच जो लगाया है इस तरह से होगा, यानी हाफ तीर इस तरफ जा रहा है और हाफ तीर वापस आ रहा है। तो इस तरह से हम तीर का निशान दर्शाएंगे कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया इस तरह से लिखी जाती है। आगे बात समझ में, यानी ये दोनों दिशाओं में हमें बता रहा है कि जैसे ही अभिक्रिया आदि अभिक्रिया इस तरफ गई, ठीक है, तो अगर परिवर्तन का कारण हटा दिया हमने अभिक्रिया होने का तो वापस वो पहले वाले पदार्थ के अंदर बदल गई, उसे हम बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ये ध्यान रखना कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया के अंदर निशान है, ये चिन्ह है, वो कैसा लगाया जाता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया या दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया के अंदर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, कौन सा निशान लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है, ध्यान। आगे हम बात करें सातवें चरण तक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। सातवें चरण की बात करें तो क्या होता है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब ये तो बात आपको ही पता है कि कोई भी परिवर्तन होता है या एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में बदलता है, वही तो अभिक्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया नॉर्मल तो होगी नहीं, कि हम मान लो कि एक पदार्थ हमारे पास रखा हुआ है, उस पर हम कोई भी एक्ट ना करें, यानी उस पर कोई भी तापमान ना दे, दाब ना दे, या उस पर कोई भी क्रिया न करवाएं, तो वो दूसरे पदार्थ में बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। कोई भी हम प्रक्रिया न होने दें उस पर तो वो कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना है तो उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा, या दाब है वो देना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, कोई परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, यानी ताप और दाब को हमें लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि यानी अभिक्रिया पूरी करवाने के लिए जो आप ताप व दाब लेते हो ना,
यानी कितना तापमान लिया और कितना दाब दिया उस पर, वो कहां लिखोगे, वो तीर के निशान के ऊपर लिखोगे। जैसे एक अभिक्रिया का हमने एक एग्जांपल लेके देखा, देखो कि देखो नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की अवस्था क्या होती है, गैस होती है, तो जी लिख दिया। हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ये भी क्या है, गैस है। तो किसका निर्माण होता है, ये तो अभिकारक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, अमोनिया का। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर हम मान लो कोई तापमान या दाब नहीं देंगे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 773 केल्विन तो तापमान दिया है और 200 एटीएम क्या दिया है, दाब दिया है। तो 773 केल्विन ताप और 200 एटीएम क्या दिया है, दाब दिया है। तो इनको हम कहां लिखेंगे, इस तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। इसे हमें ये पता, रिएक्शन जैसे ही हम क्या देखेंगे, अभिक्रिया को या समीकरण को देखेंगे, तो हम इस समीकरण को देखते ही बता देंगे कि भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए हमने क्या किया है, इतना तो तापमान दिया है और इतना दाब दिया इस पर। यही तो 7वां चरण कह रहा है कि जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसको संपन्न करवाने के लिए जितना ताप और जितना दाब देना है वो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो इतने चरण आपको समझ में आ गए होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करें अगले चरण की, 8वां चरण है हमारा। 7 चरण आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करें, इसको भी ध्यान से समझना आप है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर रखा जाता है। इसको छोड़ लो, आप सबसे पहले ये बताओ आप है कि उत्प्रेरक क्या होता है। कहीं आपने पढ़ा होगा किसी बुक के अंदर, क्लास 9 10th के अंदर, ठीक है, या 11 12th के स्टूडेंट हो तो कहीं पढ़ा होगा, या आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कर देता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है। यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या रहता है कि अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई भी अभिक्रिया है वो मान लो धीरे हो रही है तो उसकी गति को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, उत्प्रेरक करता है। यानी ये मान लो कि उसके अंदर एंटर तो जरूर होता है, जैसे मान लो कि अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया में प्रवेश जरूर करेगा, जैसे ही अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों को मिलन करवा कर, यहां से जैसे मान लो कि A+B है अभिकारक है, तो इनसे नया पदार्थ C बनते ही आप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दिशा गति को बदल देता है लेकिन खुद अपरिवर्तित रहता है। यानी खुद पर कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता, खुद में 1% भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है, जो अभिक्रिया धीमी हो रही है उसकी गति को बढ़ा सकता है, और वो तेज हो रही है और हमें धीरे करवानी है अभिक्रिया तो भी वो उस अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। और एक बात और ध्यान रखना आप है, एक अभिक्रिया के लिए या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए या एक अभिक्रिया को करवाने के लिए एक उत्प्रेरक ही जिम्मेदार होता है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अभिक्रिया मतलब कंप्लीट हमने करवाई तो उसमें कोई ना कोई उत्प्रेरक लिया है जो अभिक्रिया को पूर्ण करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। तो उस उत्प्रेरक को आप कहां लिखोगे, कहां रखोगे उसे, तो उसको भी हम कहां रखेंगे, तीर के निशान के ऊपर, जहां पर हम तापमान और दाब ले रहे थे। तो तापमान और दाब के साथ साथ उत्प्रेरक भी अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए जरूरी है। तो हम देखो इस अभिक्रिया की बात करते हैं। यानी ये क्या है, एथीन, ये नाम किस तरह से होते हैं, ये सब चीजें आएगी आगे के वीडियो में कि भी ये नाम किस तरह से हमने लिखा है। इसका नाम है एथीन। एथीन के अंदर रिएक्शन करवाई तो Ni यानी निकल को क्या लिया हमने, उत्प्रेरक के रूप में काम लिया, और किसका निर्माण हो गया, एथेन का, एथेन का निर्माण हो गया। तो इस तरह से यह अभिक्रिया कंप्लीट होगी और उत्प्रेरक को हमने तीर के निशान के ऊपर रख दिया। तो इतने थे इसके चरण, रासायनिक समीकरण के जो चरण थे 8 चरणों के अंदर इसे बताया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 8 चरण किस तरह से, यानी 0 से लेकर टॉप तक आपको बताया है। ध्यान से आप देख लेना, इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना ताकि 8 के 8 चरण है आपको समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये दिक्कत है, और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
ताकि आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आगे कोई अगर टॉपिक कोई समझ में, पीछे का टॉपिक भी अगर समझ में नहीं आया हो कोई वीडियो के अंदर तो आप कह सकते हो, बता सकते हो, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में समझा पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट है घर पर बैठे इस कोरोना काल के अंदर स्कूल या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन तक वो वीडियो पहुंचे और वो घर रहकर पढ़ाई कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये चैनल है जो राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो अगर आपका सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी करें। धन्यवाद।